दुनिया की आंखों के सामने मशक्क़े वस्ता की जमीन लरज़ रही है, लेकिन असल जलजला अभी आया नहीं। जो कुछ हम देख रहे हैं वो सिर्फ तमहीद है, असल दास्तान उसके बाद शुरू होगी। इजराइल समझ रहा था कि उसने पहला वार करके सब कुछ कंट्रोल में ले लिया, मगर उसे अंदाजा नहीं था कि उसने जिस दरवाजे को खोला है उसके पीछे एक मुकम्मल जहन्नुम तैयार खड़ी है। ईरान ने सिर्फ एक हाथ दिखाया, बाकी मोहरे अभी भी शतरंज की बिसात पे खामोश बैठे हैं, लेकिन खामोशी कभी कभी सबसे बुलंद ललकार होती है। मोहसिन रज़ाई के बयानात महज एक फौजी ऑफिसर का रद्द-ए-अमल नहीं, बल्कि एक ऐसी रियासत की गरजदार धमक है जो बरसों से इस लम्हे के लिए तैयार बैठी। अब मामला सिर्फ ईरान और इसराइल तक महदूद नहीं, अब खेल में वाशिंगटन, मॉस्को, बीजिंग, अंकारा और प्योंगयांग के साए नजर आते हैं। आलमी ताकतें बज़ाहिर सिफारतकारी की बात कर रही हैं, मगर मैदान जंग में तैयारे उड़ रहे हैं, मिसाइल गिर रहे हैं और इत्तेहादियों की कतारें खींच रही हैं। ये सिर्फ जंग नहीं, एक आलमी निज़ाम की धुंधली सी झलक है जिसमें शायद अक़वाम मुत्तहिदा भी खामोश तमाशाई है और इंसानियत फिर से एक आजमाइश की दहलीज पे खड़ी। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूँ और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, मोहसिन रज़ाई के इन बयानात से एक ऐसा मंजरनामा उभरता है जो महज ताकत के मुजाहिरे से ज्यादा एक सोची समझी तस्वीराती जंगी बसीरत का इजहार है कि ईरान न सिर्फ इस जंग के लिए बरसों से ज़हनी, अस्करी और साइंसी तौर पर तैयार था, बल्कि वो अब भी अपने मुकम्मल हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर रहा। ये मोहसिन रज़ाई ने कहा। उन्होंने कहा कि ईरान ने जंग का आगाज अपने सबसे खतरनाक पत्ते छुपाते हुए किया, गोया ये पैगाम दिया गया हो कि ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। जब मोहसिन रज़ाई ये कहते हैं कि हमने मिसाइल और साइबर ताकत 5 गुना बढ़ा दी, कितने अरसे में? फरवरी से मार्च के दौरान। तो इसका मतलब सिर्फ दिफाई तैयारी नहीं, बल्कि हमले की वो कुव्वत है जिसे किसी भी वक्त मुकम्मल शिद्दत से इस्तेमाल किया जा सकता है। और जब वो ऐलान करते हैं कि ना जमीन, ना समंदर, ना आबनाए हरमुज़, ना ही इलाकाई इत्तेहादी भी अभी मैदान में उतरे हैं, तो गोया वो वाजे कर रहे हैं कि ईरान की असली जंग जिस किताब के अंदर लिखी है वो तो अभी खोली ही नहीं। ये वो जंगी नफ्सियात है जो दुश्मन के दिल में खदशात की आग भड़काती है कि अगला वार कहां से होगा, आबनाए हरमुज़ बंद होगी, यमन से मिसाइल आएंगे या बैरूत के किसी तय खाने से हमला होगा। महज इत्तेहादियों को रोक कर रखना और उन्हें अभी जरूरत नहीं कहना दुश्मन को एक मुस्तकिल बेचैनी और अंदेशे की कैफियत में रखता है। जब वो इसराइल पर शहरी और फौजी मराकज़ के दरमियान तमीज़ मिटाने का इल्ज़ाम लगाते हैं तो वो आलमी बयानिए पर भी असर डालने की कोशिश करते हैं। गोया ईरान खुद को अखलाकी बर्तरी पर रख के एक ऐसा फ्रेम तैयार कर रहा है जिसमें वो हमला आवर नहीं, बल्कि मजलूम और दिफा करने वाला फरीक दिखाई देगा। और सबसे बढ़ के ये कि अगर अमेरिका बराह रास्त मुदाखलत करता है तो मोहसिन रज़ाई के इशारे उस जानिब हैं कि एक मुकम्मल और हमा जहद जंग का आगाज होगा जिसमें खित्ते का कोई कोना गैर मुतासर नहीं रहेगा। ईरान इस वक्त उस मकाम पर खड़ा है जहां उसके पास इख्तियार भी है और सब्र भी, और यही वो इम्तजाज है जो उसे सिर्फ एक रियासत नहीं बल्कि एक नाकाबिल पेशगोई ताकत में बदल देगा। लेकिन आप ये देखिए कि जब इसराइल दुनिया भर में अपनी अस्करी कामयाबियों के दावे कर रहा था, ईरान के लॉन्चर तबाह किए जाने, मिसाइलों की तादाद घट रहे हैं, दिफाई बर्तरी हासिल होने की खबरें गर्दिश में थी, तब एक सीनियर इजरायली ओहदेदार की जानिब से इस वक्त में यह तस्लीम करना कि ईरान अभी भी हमें हिट करने की सलाहियत रखता है, ये तमाम स्टेटमेंट्स को भुला देता है। ये एक एतराफी लम्हा है जिसका इकरार इसराइल के अंदर से हुआ, जिसमें ताकतवर होने का गुरूर पिघलता हुआ दिखाई देता है। और हकीकत आया होती है कि ईरान की अस्करी हिकमत अमली, उसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी और जंगी ज़खायर न सिर्फ मुकम्मल तौर पर महफूज है, बल्कि मुस्तकबिल करीब में मजीद मुहलिक हमलों के लिए भी तैयार है। इस बयान से यह भी जाहिर होता है कि इजरायली एस्टैब्लिशमेंट और इंटेलिजेंस इदारे खुद भी अंदाजों की धुंध में लिपटे हुए हैं कि जंग अब सिर्फ मिसाइलों की नहीं, जहनों और बयानियों की बन चुकी है और ईरान फिलहाल दोनों महाजों पर बर्तरी हासिल करता हुआ दिखाई देता है। जब ईरानी मिसाइल ने बैत-क्याम को निशाना बनाया तो सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि इजराइल के दिल में एक गहरा जख्म छोड़ा। इब्रानी अखबार, जो सबसे वहां पे मोतबर समझा जाता है हार्टेज, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक उस हमले में 80 इमारतें बुरी तरह मुतासर हुई, 22 को मुकम्मल तौर पे मुनहदिम करने का फैसला कर लिया। मलबे तले अभी भी कोई छुपा हुआ है और जिसकी तलाश अभी तक जारी है। रेस्क्यू टीमें मुसलसल तलाश में मसरूफ हैं और बल्दिया का अंदाजा यह है कि इस तबाही से मुतासरा इलाके की मुकम्मल बहाली में कम से कम 5 साल लगे। यह हमला इस जंग में ईरान की तरफ से अब तक का सबसे मोहलिक और तबाहकुन हमला तस्वुर किया जाता है। एक शहर की सांसें रुक सी गई हैं और सिर्फ एक लम्हे ने जिंदगी भर के जख्म छोड़ दी। अब दुनिया ये सोचने पर मजबूर है कि अगर बैत-क्याम का ये हाल है तो हैफा जैसा सनती बहरियाती मरकज जो बारहा ईरानी मिसाइलों का हदफ बना, वहां का मंजरनामा किस कदर हालनाक होगा। ये सिर्फ जंगी टेक्नोलॉजी की मार नहीं, एक पैगाम है, एक पैगाम जो इसराइल की दिफाई सलाहियतों, उसके शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके समाजी एतमाद को झंझोड़ने के लिए काफी है। ईरान इसराइल जंग के दौरान जब इसराइल पर मिसाइलों की बारिश जारी थी, उस वक्त अमेरिका और जर्मनी के 14 मिलिट्री कार्गो तैयारों की आमद ने बैनुल-अक़वामी मंजरनामों को मजीद तशवीशनाक बना दिया था। इसराइली वज़ारत दिफा के मुताबिक वो तैयारे जदीद फौजी साजो सामान और इमदादी सामान से लदे हुए इसराइल पहुंचे। ये कार्गो तैयारे ऐसे वक्त में पहुंचे जब एक तरफ तल अबीब, बेरशेवा और नकब जैसे इलाके ईरानी मिसाइलों से लरज़ रहे थे, तो दूसरी तरफ दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मुजाहिरे हो रहे थे कि अमेरिका इस जंग से दूर रहे। ये फजाई मदद जाहिर करती है कि अगरचे अमेरिका अभी तक बराह रास्त इस जंग में दाखिल नहीं हुआ, मगर वो इसराइल के दिफाई ढांचे को हर मुमकिन सहारा दे रहा है। जर्मनी, जो माजी में इसराइल की इमदाद को निस्बतन मोहतात अंदाज में देखता था, वाशिंगटन के साथ मिलकर खुल के मैदान में आया हुआ। ये इमदाद जंग को तूल देने के मुतरादिफ समझी जा रही है और ईरान समेत उसके इत्तेहादी इस पेशरफ को एक इश्तियाल अंगेज इक़दाम करार दे रहे। सवाल ये कि क्या ये स्पोर्ट दिफाई हुदूद में रह के इसराइल को संभालने में मदद देगी या फिर उसे एक बड़े अस्करी तसादुम में धकेल देगी। फिलहाल ये वाज़ेह है कि ईरान की जानिब से की गई तबाहकारियों के बाद इसराइल को संभालने के लिए ये फजाई मदद महज आगाज है और इसकी मौजूदगी पूरे खत्ते में जंगी तवाज़ुन को बुरी तरह मुतासर कर सकती है। आप ये देखिए कि एक ही ईरानी मिसाइल, एक ही ज़रब, मगर असरात गहरे, वसी और खौफनाक। इसराइल के दिफाई निज़ाम ने जिस हमले का बरवक्त पता चलाया कल रात, उसे ही रोकने में मुकम्मल नाकाम रहा।
बेरशेवा के इलाके में दागे गए उस क्लस्टर वॉरहेड वाले मिसाइल ने इजराइल की फजाई दिफाई सलाहियत पे एक और सवालिया निशान सब्त कर दिया। होम फ्रंट कमांड के मुताबिक इस एक मिसाइल से तकरीबन 20 छोटे बम 8 किलोमीटर के दायरे में बेतरतीब गिरे, जिनमें से एक घर पे जा गिरा। बाकी अगरचे फटे नहीं, मगर अब भी वो शदीद खतरनाक है और पड़े हुए वहां पे। यह हमला न सिर्फ अस्करी लिहाज से अहम था, बल्कि अलामती तौर पर भी गहरी जरब लगाता है। माइक्रोसॉफ्ट का इलाकाई सदर दफ्तर, जो इजरायली फौज की मसनूई ज़हानत और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है, उसी मकाम के नजदीक वाक़ था जहां यह मिसाइल गिरा। अगरचे इमारत जो है उसको बराह रास्त नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। जलती हुई गाड़ियां और तबाही के मनाज़िर इस सच्चाई को आश्कार कर रहे हैं कि अब जंग सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के मराकज़ तक पहुंच चुकी है। और यही वो इदारा है माइक्रोसॉफ्ट, जो इजरायली अफवाज को क्लाउड स्टोरेज, तर्जुमे के टूल्स और मसनूई ज़हानत के मॉडल्स फराहम करता है। वही टेक्नोलॉजी जिसकी मदद से गजा पर बमबारी को मौसर और मोहलिक तक बनाया जा रहा है। और ईरान की जानिब से हमला सिर्फ फौजी तनसीबात बनाने की एक कोशिश नहीं थी, या उसको निशाना बनाने की कोशिश नहीं थी, बल्कि एक टेक्नोलॉजी जंग का आगाज था जिसमें मुस्तकबिल के हथियारों को, डिजिटल बर्तरी को, साइबर कंट्रोल को मैदान जंग में घसीटा गया। और सब में एक पैगाम था कि ईरान अब निशाना वही बनाएगा जहां से इजराइल को ताकत मिलती है, चाहे वो फौजी अड्डा हो, डिजिटल कंट्रोल हो। और इजरायली हुक्काम इस बात का भी इंकशाफ करते हैं कि ईरान के हथियारों की नौइयत और हमले की शिद्दत पे एक नई बहस जन्म ले चुकी है। इजरायली ओहदेदारों के मुताबिक ईरान ने अपने ताज़ा तरीन हमलों में क्लस्टर एमुनेशन इस्तेमाल किया, यानी एक ऐसा हथियार जो एक बड़े मिसाइल या बम की सूरत में लॉन्च किया जाता है, लेकिन हदफ के करीब पहुंचकर ये कई छोटे छोटे धमाका खेज आलात, यानी सब म्यूनिशन या बॉम्बलेट्स में ये तकसीम हो जाता है, जो वसी रकबे में तबाही मचाते हैं। क्लस्टर बम की यह खासियत होती है कि मखसूस हदफ इर्द गिर्द के इलाकों तक महदूद नहीं रहता, बल्कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाता है और उसके असरात इंसानी जानों पर ज्यादा होते हैं। अगर ईरान ने वाकई असलहा इस्तेमाल किया तो यह जाहिर करता है कि उसने अब रिवायती मिसाइल हमलों के दायरे से आगे बढ़ते हुए ज्यादा तबाहकुन नफ्सियाती दबाव डालने वाले हथियारों को भी शामिल कर लिया। दूसरी जानिब इसराइल के लिए ये एक संगीन इंतबाह है, क्योंकि क्लस्टर एमुनेशन न सिर्फ फौजी तनसीबात बल्कि शहरी इलाकों को भी गैर मुतवक्किल हद तक मुतासिर कर सकता है। और इसराइल के इस दावे को आलमी कवानीन की रोशनी में परखा जाए, क्योंकि बहुत से ममालिक और बैन अवी इदारे जो हैं वो क्लस्टर हथियारों के इस्तेमाल को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार देते हैं। हालांकि ईरान और इसराइल दोनों ही क्लस्टर म्यूनिशन कन्वेंशन पर दस्तखत कुनिंदा नहीं है। तो अब देखिए कि उसके नतीजे क्या निकलते हैं। और दूसरी तरफ जब जंग के बादल मशरिक़ वस्ता के आसमान पर गहरे हो रहे हैं, इसराइल ईरान के खिलाफ बेखौफ बमबारी में मसरूफ है, तब रूस एक बार फिर आलमी स्टेज पर अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा है। मॉस्को ने अमेरिका को खुले अल्फाज में खबरदार किया कि अगर वो इस जंग में दाखिल हुआ तो नताइज न सिर्फ गैर मुतवक्किल बल्कि इंतहाई खतरनाक होंगे। रूसी वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया ज़खारोवा ने सख्त अल्फाज में अमेरिका को मुतनब्बे किया है कि ईरान के खिलाफ किसी भी अमेरिकी फौजी कार्रवाई के नतीजे में खित्ता मुकम्मल तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार होगा। और ये इंतबाह इस वक्त में सामने आया जब खुद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये एतराफ कर चुके हैं कि वो इस जंग में शमूलियत पर गौर कर रहे हैं। ट्रंप ने रूस की सालसी की पेशकश को मुस्तरद कर दिया था, जिस पर क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने तंजिया तबसरा किया था कि सालसी की जरूरत उन ममालिक को है जो जंग में बराह रास्त फरीक है, ना कि वो जो सिर्फ बयानात से खुद को बड़ा जाहिर करना चाहते हैं। और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि अगरचे ईरान इस वक्त इजरायली हमलों की जद में है, मगर अब तक तेहरान ने मॉस्को से किसी किस्म की फौजी इमदाद की दरखास्त नहीं की, जिससे ईरान के खुद पर एतमाद और अपनी अस्करी सलाहियतों पर यकीन का अंदाजा होता है। और पुतिन ने वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि अगर ईरान इंसानी बुनियादों पर कोई मदद मांगेगा तो रूस उसे मायूस नहीं करेगा। दिलचस्प बात यह है कि यह रूसी मौक़िफ़ चीनी सदर शी जिनपिंग से होने वाली फोन कॉल के बाद सामने आया, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने इजरायली जारहियत की सख्त मजम्मत की और इस बात पर इत्तफाक किया कि इस तनाज़े का हल सिर्फ सिफारती और सियासी तरीकों से मुमकिन है। गोया बीजिंग और मॉस्को अब एक मुश्तरका मौक़िफ़ के साथ आलमी ताकतों के सामने आ चुके हैं। और पुतिन ने ईरानी सुप्रीम लीडर के कत्ल के किसी मुमकिन खतरे पर रद्द-ए-अमल देने से भी गुरेज किया, मगर उस गुरेज में भी एक पैगाम छुपा था कि रूस वो आखिरी ताकत है जो दुश्मनों की ललकार का जवाब खामोशी से नहीं देती। और अगर अमेरिका ने यह ललकार सुनी अनसुनी की तो शायद वो एक ऐसी जंग में कूदेगा जहां सामने सिर्फ ईरान नहीं बल्कि चीन, रूस और उसके हलीफ भी खड़े होंगे। अब इस मौजूदा मंजरनामे में आप क्या देखते हैं कि आलमी सफबंदी जिस तरीके की हो रही है, जो मुमालिक इस पूरे मंजरनामे में कूदने की कोशिश कर रहे हैं और जहां पर मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में एक दूसरे को धमकियां दी जा रही हैं, कौन किसकी मदद उतरेगा और उसका क्या नतीजा रहेगा, ये देखना बाकी है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह के बाद।